नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। बिहार में जो मतदाता सूची का गहन संशोधन हो रहा है, जिसको हम कह रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन पर रोज कुछ ना कुछ एक लेयर, एक परत चुनाव आयोग लगाने की कोशिश करता है। कल क्या हुआ? चुनाव आयोग ने कहा कि सूत्रों के हवाले से यह पता चला है कि जो वोटर्स, कई सारे वोटर्स, कई बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जो कि म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के पाए गए हैं, यानी कि अब उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हट जाएगा। अब ये पूरी जो लिस्ट है इसको अपलोड करेंगे सारे बीएलओज और इस पर एक स्पेशल इंक्वायरी होगी 1 अगस्त के बाद। लेकिन जिस तरीके की कंफ्यूजन, जिस तरीके का एक केओस इस समय ग्राउंड पर नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स, कुछ यूट्यूबर्स जिन्होंने रिपोर्ट किया है, उन्होंने बताया कि भाई बहुत सारे बीएलओज हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड माइक के ऊपर ये बातें बोली है कि भाई हमें नहीं मिला कोई भी ऐसा वोटर जो कि बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल का हो। और ये एक मामला था, एक क्लिप मैंने मॉर्निंग में देखी थी जो कि न्यूज 24 की क्लिप थी, जिसमें राजीव रंजन रिपोर्टर थे और उन्होंने कहा कि बिहार के किशनगंज में बीएलओज ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला कि उनके उनके सामने कोई भी ऐसा वोटर नहीं है जो कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार का हो। अब इस तरीके की बातें जब हो रही हैं, तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बहुत ही गलत तरीके से कागजों को अपलोड किया जा रहा है, जिससे कि बहुत भारी संख्या में वोटर्स वंचित रह जाएंगे वोट के अधिकार से। तो फिर ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इसका मतलब क्या है और इस एक्सरसाइज को करने से क्या केंद्र सरकार को कुछ हासिल हो रहा है, चुनाव आयोग को हासिल हो रहा है या बीजेपी को हासिल हो रहा है? ये क्या है, क्या ये सारी चीजें और कितनी जेन्युइन है, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग, इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है। और अशोक मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग से शुरू करूंगी कि डॉक्टर गर्ग, ये जो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि बहुत सारे वोटर्स नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के पाए गए हैं, आखिर इन वोटर्स का क्या होगा? इन वोटर्स के पास विकल्प क्या बचा है? अब इनका अगर नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं होगा तो फिर ये करेंगे क्या? और इतने से तो ये जी वोट करते आए थे, अब अचानक से 2025 के इलेक्शन में इनको पता चल रहा है कि इनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। देखिए नीलू जी, पहली बात तो जो ये क्लेम है, ये दावा है कि इतने म्यांमार के और बांग्लादेश के और नेपाल के हैं, वो कानून के हिसाब से भी गलत है और व्यवहार से हिसाब से भी वो दावा निराधार है। और मैं तो उसको झूठा भी बोल सकता हूँ, मतलब गलत बयानी है। कैसे? अब बीएलओ को कौन बताएगा कि जी मैं बिहार से नहीं हूँ? उसको ज्यादा से ज्यादा काम क्या, एक्सरसाइज क्या कर रहे हैं? एक फॉर्म को भराना है, उसके घर जाना है, फॉर्म देना है, वो फॉर्म भरेगा। ये पूरी अगर एक्सरसाइज हो, 2 फॉर्म देने हैं, एक उसको वापस दे देना है रसीद के रूप में, एक ले लेना है। इसमें कहा गया कि वो बताएगा कि जी मैं तो बिहार का नहीं हूँ, मैं तो नेपाल का हूँ, मैं तो म्यांमार का हूँ, मैं तो बांग्लादेश का हूँ। ये तो बताएगा नहीं। बीएलओ को कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कि आपने पूछना है। उसको तो ये है फॉर्म भरवाना है और उसमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं, फिर उसको अपलोड करना है। हम देखें जो ब्रीफ है उनका, तो कोई बीएलओ होगा आरएसएस किसी का, किसी नहीं तो पॉलिटिकल ये पार्टी डिक्लेयर कौन कर रहा है? कंपनी। ये जो ये बात कल आई कि सूत्रों ने बताया है कि बहुत सारे वोटर्स का नाम हट जाएगा वोटिंग लिस्ट से क्योंकि वो नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार के हैं, ये डिसीजन कौन ले रहा है? अगर मान नहीं नहीं, लीजिए मैं मेरा अब नाम है, अगर नीलू व्यास नाम की एक वोटर है जिसका ये पता चला कि वो बांग्लादेश से है या नेपाल से है या म्यांमार से है, मेरे नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं होगा, ये डिसीजन इस समय कौन ले रहा है? चुनाव नहीं नहीं, आयोग, बीएलओज या ईआरओज, कौन कर रहा है? देखिए, ये जो डिसीजन है वो तो इलेक्शन कमीशन ही लेगा, चुनाव आयोग ही लेगा। लेकिन जिसको वो डेडिकेट करके बोल रहा है, जिसके नाम उसकी रिपोर्ट से देगा, वो अधिकारी को तो अधिकार ही नहीं है। बीएलओ इज नॉट एंटाइटल्ड। बीएलओ के पास कोई अधिकार ऐसा नहीं है किसी को वोटर होना या वोटर ना होना, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। सो ये तो जो चुनाव कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उसी का दायित्व है, वही करेगा, उसी की स्कीम है। ये देखिए, मैं क्यों कहता हूं, कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं जी नीचे कर रहे हैं। 24 जून को नोटिफिकेशन किसने जारी किया? चुनाव आयोग ने। हुक्म किसने जारी किया? चुनाव आयोग ने। जो स्पीकिंग ऑर्डर किया कि हम क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, कौन करेगा, ये सब चुनाव आयोग ने किया है ना। तो नीचे वाला तो चाहे ईआरओ है, चाहे वो आरओ है, चाहे वो बीएलओ है, चाहे बीएलए है, चाहे वो उनका सहायक है, वो तो उनकी इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट कर रहा है।
एम ये है कि 2 करोड़ वोटर काट लो, ज्यादा वोटर काट दो और ये बोल दो कि जी ये तो बांग्लादेशी हैं, ये तो विदेशी हैं, ये तो मोहम्मदन हैं, इन्होंने तो देश को लूट के खा लिया, ताकि जो बाकी हेरा-फेरी करनी है, क्योंकि वो तो 77 करोड़, अब तो ज्यादा लाख, ज्यादा से ज्यादा जो इनकी स्टडी करवाई है इन्होंने, मेरे हिसाब से तो खुद ही कराई है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में जो किया है वो उसमें कोई डाटा नहीं है, उसमें केवल प्रोजेक्शन है। तब भी बाकी जो 1.25 करोड़ को काटेंगे, क्योंकि तो 2 करोड़ तो बोल दिया ना गणेश कुमार ने 11 पार्टियों को, तो इसलिए इसमें तो पक्का एक प्लान है बड़ी लूट का, कि हम ज्यादा वोट काट दें और एक पार्टी को जिताएं। मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए बहुत बड़े संकट में है। एक सवाल मैं करता हूं जो हमारे दर्शक समझ पाएंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है, किसी पॉलिटिकल आउटफिट को उसका इतराज है कि ये नहीं करना चाहिए, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा या कोई दूसरी पॉलिटिकल आउटफिट देगी? जब दूसरी पॉलिटिकल आउटफिट दे रही है, तो उसका मतलब ही ये है, उसका अर्थ ये बनता है कि उसको कोई फायदा हो रहा है। दूसरा जो उसका ऐतराज कर रहा है, ऑब्जेक्शन ला रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। ये तो बात सामने आ जाती है। पर अब हमारे सामने क्या है कि जो चुनाव आयोग हर रोज गलत बयानी करता है, जो फार्म के बारे में भी, आपने कितने फार्म देखे हैं? रोड पे पड़े हैं, दोनों तरफ इतने ज्यादा जलेबियां डाल डाल के फार्म दिए जा रहे हैं। कोई बोल नहीं रहा कि फॉरेनर का कैसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया। अब एक और मैं बात बोलता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन को अधिकार है वो ये है कि जो कानून में लिखा है, चलो मान लो ये सीए करना चाहता है, इसने लिखा है अपने ऑर्डर में कि मैं तो सीए के आधार पे 2003 की डेट तय की है, जो निर्धारित की है डेट 1/1/2003 की, जो निर्वाचन सूची है, वो कहता है कि उसके बाद सीए आया, टेक्नोलॉजी आई, इसलिए करे। उस सीए में तो लिखा है कि जो हिंदू हैं, जो मुसलमानों को छोड़ के बाकी सभी भारत के नागरिक हैं, अगर बाहर से पीड़ित होके आए हैं, तो चुनाव आयोग के पास यहाँ के कैसे आ गया कि जो नेपाल से आया वो तो हिंदू है ज्यादा, जो ब्रह्मा से आया वो तो बोधी है, वो तो ज्यादा बोधी है, वहां तो मुसलमान तो इतने नहीं है। नेपाल तो वैसे ही हिंदू स्टेट है। बांग्लादेश से कुछ आ सकते हैं, लेकिन वो तो बंगाली, जो भाषा उनकी बंगला है, तो क्या वो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है या नहीं है? तो इसलिए वो गलत कर रहा है, गलत बयानी कर रहा है, जो भी बोलता है। अभी एक पत्रकार वहां गए थे, उन पे केस एफआईआर दर्ज कर दी वहां। अब एक पत्रकार जो जाके जर्नलिस्ट लोगों की इंटरव्यू कर रहा है, तो उसमें एफआईआर करने का कहाँ आपको मतलब बनता है? जब आप ऐसे एफआईआर करेंगे, इसका मतलब आप लोगों को सच को सामने लाने से भी आपको डर लगता है, आप अंदर से डरे हुए हैं। इसलिए इन बातों को समझना होगा कि दी इलेक्शन कमीशन इज ट्राइंग टू बिकम ए स्टेट। इलेक्शन हम्म। कमीशन इज नॉट दी स्टेट। चुनाव आयोग राज्य ने सत्ता नहीं है, चुनाव आयोग केवल चुनाव आयोग है, उसने जी, चुनाव कराओ रेफरी देखिए है। डॉक्टर गर्ग, हाँ डॉक्टर गर्ग, मैं अशोक जी के पास आऊंगी क्योंकि ये भी समझना चाहती हूँ कि आखिर ग्राउंड पर हो क्या रहा है। आज कुछ ऐसी खबरें आई थी कि ग्राउंड पर आज एन्यूमरेशन फॉर्म्स में जलेबियां लोगों को बांटी जा रही थी। देवघर का एक मामला आया सामने। फिर उसके बाद कुछ हाँ, ऐसी रिपोर्ट आई, येलोज ने ये कहा कि भाई हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं जो कि नेपाल और बांग्लादेश और म्यांमार का हो। आखिर ग्राउंड पर हो क्या रहा है? और कल जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि वोटर्स के नाम अब गायब हो जाएंगे वोटर लिस्ट से, और खासकर जो ये तीनों देश से हैं, तो फिर इसके बाद वोटर्स का रिएक्शन क्या है? क्या आपको सुनने में आ रहा है? ग्राउंड पर क्या दिख रहा है? अशोक जी, आपको आवाज आ रही है? अशोक जी, आपको आवाज आ रही है? अशोक जी। ओके, मैं जब तक वापस डॉक्टर गर्ग के पास आती हूँ, विल वेट फॉर अशोक टू गेट कनेक्टेड। अशोक जी, अब सॉरी डॉक्टर डॉक्टर गर्ग, इस समय क्या वोटर्स के पास विकल्प क्या बचा है? अब जिन वोटर्स के नाम बाहर कर दिए गए हैं वोटिंग लिस्ट से, और ये तो फिर बहुत बड़ी संख्या होगी है, वोटर्स करेंगे तो करेंगे क्या? या फिर आपको कोई पॉसिबिलिटी ऐसी दिखती है कि ये पूरी एसआईआर पर
पॉज बटन दब जाए। अभी अशोक लवासा का मैं दो दिन पहले एक एडिटोरियल पढ़ रही थी, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था, एंड ही वाज सेइंग दैट द इलेक्शन कमीशन शुड प्रेस अ पॉज बटन। ऐसा होगा, आपको देखिए, लगता है? देखिए नीलू जी, ये बात तो आपकी सही है कि हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वोटर क्या करे? जिनका वोटर का नाम कटता है, अगर वो कानून के चक्कर में पड़ेगा, कहीं के जी मैं अर्जी दे देता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, वो हारेगा, ही विल लूज। इतने वोटर कहाँ जाएंगे? वहां तो जगह नहीं मिलेगी, टाइम नहीं मिलेगा, कौन उसको डिसाइड करेगा? समरी डिसीजन होंगे, खिलाफ होंगे। अब उनको सड़कों पे आना होगा। दो ही तरीके हैं, तीन हैं मेरे सामने विकल्प जो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि 28 को सुप्रीम कोर्ट इसको निरस्त कर दे, और उसके पास आधार है कि भाई आपने पहले की हुई है, जो की हुई है उस पे चोन करो, और इलेक्शन लॉ में लिखा है। दिस वन। नहीं, सेकंड डॉक्टर इज, साहब, चीज तो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इसको निरस्त ही करना होता तो फर्स्ट डे ही निरस्त कर दिया होता, स्टे लगा नहीं दिया ऐसा होता। कोई जरूरी नहीं होता, ऐसा किया। जरूरी नहीं होता, ऐसा ओके। जरूरी नहीं होता। आज ही एक फैसला है हमारे पंजाब के बारे 1158 के वो असिस्टेंट प्रोफेसर, गलत चुनाव हुआ था, अपील थी, आज वो उन्होंने फाइनल डिसीजन दिया है कि रद्द कर दिया उनका हाई कोर्ट का फैसला। हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया हुआ था, उनको निकाल दिया। ये जरूरी नहीं है, 28 को कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये हमें एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल खत्म नहीं करनी चाहिए, आशा बहुत कम है। आपकी बात ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, जो जो पीछे होगा, लेकिन फिर भी 1%, क्योंकि जब तक सांस तब तक आस वाली बात है। दूसरी बात, चुनाव आयोग को निरस्त करना वो नहीं करेगा, अब फिर कौन कराएगा? सरकार नहीं करेगी, अब कराएगी अपोजिशन, जहां वोटर वोटर सड़कों पे आएंगे, अपोजिशन उसको लीड करेगी। अब जब तक ये सड़कों पे नहीं आएंगे, और जो विकल्प हैं इनके सामने कि जी हम अर्जी दे देंगे, हम फॉर्म भरवा दे, बल्कि मेरे को एक लगता है नीलू जी, कि जो ये फॉर्म कहा ना कि आप कोई दस्तावेज मत दो फॉर्म भरो, ये इसलिए है कि इनका नाम काटना आसान हो जाएगा। अगर ये बाईकाट कर देते ना कि हम तो फॉर्म भरेंगे नहीं, तो मुश्किल हो जाता, अब आसान हो जाएगा। सो इसलिए अपोजिशन ने जहां ठीक है एक स्टेप लिया कि चलो फॉर्म तो भराओ, बाद में देखेंगे, फॉर्म भरा दिए, अब उनको एजिटेट करना होगा। अगर वो एजिटेट नहीं करेगी अपोजिशन, अभी हर एक जो मीडिया में आ रहा है उसका यह है, इनको प्रेशर बना के रखना चाहिए। अपोजिशन प्रेशर नहीं बना रही, अभी बयानबाजी कर रही है। बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला, बयानबाजी बहुत दफा हुई है। बयानबाजी में तो जो चुनाव आयोग का पक्ष है, जो बीजेपी जिसका एनडीए सपोर्ट कर रही है, वो तो बोलते हैं ये तो राबड़ी देवी ने बनाए थे, इसने वोटर बनाए हुए थे फॉरेनर, अपना जीत रही थी, अब हम काट रहे हैं। पहला सवाल किसी ने रेज किया, मेरे को अच्छा लगा, कहने लगा 20 साल आप सोए पड़े थे, 20 साल क्यों नहीं काटे? दूसरा सवाल है, जो मैंने डाटा देखा, तो वो राबड़ी देवी के समय में तो 1 करोड़ वोट बल्कि काटा गया है। 2005 की जो विधानसभा की इलेक्शन हुई है, उसमें 5 करोड़ 5 लाख थे। उससे पहले लोकसभा में जो हुई थी 2004 में, तो उसमें 6 करोड़ वोटर था। इसलिए, क्योंकि लोकसभा में उनको बेनिफिट मिलता है, इसलिए मेरे को ऐसे लगता है ये बहानेबाजियां, ये 15-20 साल नीतीश जी या इनकी एनडीए रहे हैं पावर में, और इन्हीं के जमाने में वो वोटर बड़े घटे, जो भी हुआ वो हुआ है। अब हमें ये है कि ये प्रजातंत्र को लूटा जा रहा है, इसको हमने बचाना है। अगर तो पार्टियां राज करने के लिए, जब एनडीए हारे, इंडिया जीते, इंडिया जीते ना जीते, इंडिया हारे ना हारे, हमारा कंसर्न जो है, हमारे दर्शकों का कंसर्न है, आपका कंसर्न है कि ये देश बचना चाहिए, इसका प्रजातंत्र बचना चाहिए, इसकी न्याय प्रणाली बचनी चाहिए, इसका न्याय जो निर्वाचन योग है वो ऐसा लेकिन ना बने, जो ये डर बना इसके हुआ था लिए डॉक्टर लड़ना। खान, नहीं तो जो लोग, एक डर शुरू से बना हुआ था कि लोगों के वोट डालने के अधिकार छीन लिए जाएंगे, लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी, क्या ये डर ऑलरेडी बना हुआ है? और ऐसा होगा, और बिहार से इसकी शुरुआत है, और बाकी राज्यों में भी इसी तरीके की चीजें हमें दिखेंगी अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट। हो गया नहीं, नीलू जी हो गया। जब निर्वाचन आयोग ने बोल दिया कि हम तो नागरिकता तय करेंगे, जब नागरिकता का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट में भी निर्वाचन आयोग बोला कि हम करेंगे, होम मिनिस्ट्री नहीं करेगी, तो फिर उसकी नागरिकता नहीं रही। जिसकी वोट नहीं है, इसका मतलब वो नागरिक नहीं है। जब वो नागरिक नहीं है तो उसको मकान क्यों मिलेगा, उसको नौकरी क्यों मिलेगी, उसको वहां जमीन जो उसकी है उसकी कैसे हो गई, उसको वहां से निकालेंगे, उसको तो कंडियाली तार, या उसको तो जेल में डालेंगे। असम में हुआ नहीं है,
सो इसलिए ये कुछ नहीं होने वाला उनके लिए। उनको तो फिर चक्कर कोर्टों के लगाने पड़ेंगे, और कोर्टों के चक्करों में आसाम में अब तक नहीं फंसे हुए लोगों की दूसरी पीढ़ी आ गई, और कई लोग तो मर गए, इसमें मौत होगी, उनकी मृत्यु हो गई है। क्यों मृत्यु होगी? क्योंकि बेचारे घूम घूम कर, ना तो उनके पास पैसा है, ना वकील कर सकते हैं। अभी भी जो मास लेवल पे काम होता है, जो पूरी जनता के लेवल पे काम होता है, उसमें अदालतें कुछ नहीं कर सकती होती। हमने, क्योंकि जनता में हम जाते नहीं, एजिटेट हम करते नहीं, हमारा तो पानी बिल्कुल गंदा हो गया बेसिकली। तो सियासतदान, अब हमारा राजनीतिक नेता जो है, उसको सड़कों पे आना होगा। अगर लालू यादव, जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और जो सीपीआई-एमएल, वो झा साहब वगैरह, वो अगर वो सड़कों पे नहीं आएंगे और पूरा बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, तो एक दिन के बंद से जितना भी वो सफल हो, उससे कुछ नहीं होने वाला, मैं आज बताता हूँ। बल्कि एक बात लास्ट कहता हूँ, चलो बात चलती रहेगी जितना चलो, वो आते नहीं हमारे मिश्रा जी। तो ये है कि ऋषिका हम जी, पंजाबी में फोन की बैटरी चली गई है, उन्होंने मैसेज मुझे किया कि मेरे फोन की बैटरी चली गई, तो मुझे पता नहीं है वो अच्छा, ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। चलो सुनील हम जी, बात करते हैं, मैं इसको बात कर रहा हूँ। हाँ। तो हमें एक पंजाबी में बोलते हैं, किसी को आप दुश्मन को एक लाठी मार देंगे, वो ज्यादा तकड़ा होकर ज्यादा गुस्से से आपके पास आएगा। या तो उसको इतना पीटो कि वो उठ ना पाए। अब इन्होंने एक लाठी मार दी, एक बंद करके, उसके बाद तो ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कभी वो बताते हैं कि जी इन्होंने वोट बढ़ाए हैं, कभी बताओ अब तो बांग्लादेशी आ गए जी, अब तो विदेशी आ गए जी, ये तो इनको तो निकालना ही होगा जी। कभी इनका, अभी मैं एक वीडियो और सुन रहा था, देखिए जी इनको के कोई नहीं देखता कि सच क्या है। देखो जी ऐसे है, ये तो ऐसे है। और आप हम सब लोगों को, जो हम सब हैं, बोलते हैं वो तो विदेशियों के मददगार हैं, उनको तो मिर्ची लग रही है, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो हम तो नहीं कहते कि उनको मिर्ची लगती, हम तो ये कहते हैं कि उनका एक उद्देश्य है। उनका उद्देश्य है देश का जो प्रजातंत्र है, देश के लोगों का जो स्वतंत्र है, जो संविधान है, वो कुछ भी हो जाए उसको, उनका वो उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि ये बचना चाहिए, बस इसमें और कोई अंतर नहीं है। यही हमारा देश और है उनका, ये तो हमारी फिर लड़ाई तो रहेगी रहेगी, क्योंकि हमारा तो विचार का उद्देश्य है ना, विचार की सवाल है। उनका विचार है कि ऐसे धन्ना सेठ कोई नहीं, राज लेकिन करे। आपको उम्मीद है डॉक्टर गर्ग की कोर्ट अगर 28 को सारे आर्ग्यूमेंट सुनता है और बोलता है, तो क्या उस पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लग सकती है? अभी भी लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट रोक? नहीं, मेरे को क्योंकि ऐसे ये लगता है, 25 नहीं मैं बता रहा हूँ, जुलाई तक तो ये पूरी हो जाएगी ये एक्सरसाइज, नहीं नहीं 28 हो को। जाएगी, वही वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी भी कई विकल्प है। एसआईआर को रोक लगा नहीं लगाएगा, नहीं लगानी चाहिए, लेकिन एसआईआर के आधार पे ये बिहार का चुनाव नहीं होना चाहिए, जो पहली सूची है उसके हिसाब से, क्योंकि ये पूरा नहीं हो सकता। इसको बीच में नहीं रोकेगा, लेकिन वो चुनाव उस सूची से, वो कानून इजाजत देता है। कानून में लिखा है कि अगर आप पूरा नहीं कर सकते, तो चुनाव जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि भाई अभी आप लोगों को तो मौका नहीं दे सकते उतना, क्योंकि उसको सुनवाई का मौका देना है ना। अगर मेरी नागरिकता छीनते हैं, तो मेरे को मौका तो देना है ना, कि इतना तो टाइम ही नहीं बचा। एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा वो ये कर सकते हैं साथ में, एक ही नहीं, एक तो आप एसआईआर बिहार में करते जाओ, लेकिन जो इलेक्शन चुनाव होगा, वो पुरानी सूची पे होगा, जो आपने 24 जून तक कंप्लीट कर ली थी। 7,99,69,64 एक। दूसरा ये कहना होगा कि इलेक्शन लॉ में लिखा हुआ है, आप आधार के बगैर और कुछ नहीं मांग सकते, आपको केवल आधार मांगना। तीसरा ये कहना होगा कि उसमें ये भी लिखा है कि अगर कोई आधार नहीं भी देगा, केवल आधार ना मिलने से आप उसका ना तो पंजीकरण रोक सकते हैं, और ना ही उसका जो वोट पहले ही मतदाता बना हुआ है, उसका मत काट सकते हैं। और इसके आगे ये कहना होगा, पूरे ये इसको 326 को एक्सप्लेन करना होगा कि नो, यू डोंट हैव द राइट टू डिटरमिन दी, आपके पास कौन नागरिक है कौन नहीं है, वो आपके पास अधिकार नहीं है। वो होम मिनिस्ट्री करेगी, होम मिनिस्ट्री जब कोई कार्ड जारी कर देगी, उसके बाद देखना। अभी आपको ये कोई अधिकार नहीं है, आप केवल आधार देखो, इसके आगे
बढ़ नहीं सकते। ये 4-5 बातें जो मैंने कही हैं, ये कानून के मुताबिक है, क्योंकि न्यायपालिका ने तो कानून के मुताबिक करना है। पर लेकिन मेरे को इस ये होगा, इसके बारे में 1% से ज़्यादा उम्मीद नहीं। एक मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, मैं क्यों नहीं उम्मीद करता। जब प्रशांत भूषण जी पे केस किया था ना कि जी इन्होंने सब चीफ जस्टिस को ये ऐसे किया, इनको दोषी करार दे दिया कि इन्होंने गलत तो किया है। उसके बाद इनको जो पनिशमेंट थी, जो दंड था, वो बताना था कितना दंड करेंगे, कितनी सज़ा देंगे। तो उस दिन जब सज़ा सुनाने से पहले 9 बजे किसी चैनल ने मेरा इंटरव्यू किया, तो मेरे को कहने लगे जी वो क्या करेंगे? मैंने बोला बड़े लोग अगर उनका दिल बड़ा हो, बहुत सयाने हों, फिलोसोफर हों, तो वो बोलेंगे कि देखिए जी प्रशांत भूषण जी ने दोष तो है इनका और हमने तय कर दिया। हमने तो निर्णय कर दिया कि निर्धारण कर दिया कि दोषी है। लेकिन प्रशांत भूषण तो हमारे को असिस्ट करते हैं, बहुत बड़े-बड़े केसों में करते हैं, बहुत गरीबों का काम लेके आते हैं, देश के संविधान का काम लेते हैं, इसलिए हम इनको सज़ा कोई नहीं देते। लेकिन इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए। इतना बड़ा दिल मेरे को लगता नहीं है, उस दिन कहा था मैंने कि इतना दिल बड़ा मेरे को लगता नहीं है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में है। और वही बात हुई, 1 रुपए जुर्माना कर दिया। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1% उम्मीद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी बेंच आए, कहीं देश की जो प्रजातंत्र है, नागरिक का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का काम ही संविधान की राखी करना है। अगर कोई देखिए हमारे संविधान में क्या है? हमारे संविधान में ये है अगर कार्यपालिका और ये अपना विधानपालिका, ये संविधान को विपरीत चलता है, इसका हनन करता है, तो इसको बचाने के लिए कौन है? केवल न्यायपालिका। इसलिए कोई कानून बनाया हो, न्यायपालिका बोलेगी नो, इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो न्यायपालिका ने संविधान को सुरक्षा देनी है, उसको लागू करवाना है, लेकिन मेरे को उम्मीद केवल 1% है। 99% क्योंकि मैं तो एजिटेटर रहा हूं सारी उम्र। हाँ, अगर ये एजिटेशन रखेंगे 28 तक अपना दबाव, फिर शायद न्यायपालिका और ठीक फैसला कर ले। नहीं तो दबाव के बगैर नहीं होना फैसला ये। उनको पता हो कि क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है मेरा मतलब कहीं न्यायपालिका के बिहार में क्या होने वाला है, कैसे लोग बेचैन हैं। अब जो आप लोग हैं, जिन्होंने इतने पेपर दिखा दिए, इतने पुल पे गिरे हुए दिखा दिए, जलेबियों में दिखा दिए, ये सब वहाँ न्यायपालिका उसमें पेश करेंगे कि देखिए जी ये ऐसे बोलते हैं, ये बता तो दें। अभी क्या कर रहे हैं, पहले निर्वाचन आयोग खुद इनको दोषी ठहराता था। उसने एक तो योगेंद्र यादव के बारे में बोला, एक और रवीश जी के बारे में बोला कि जी ये तो फेक न्यूज चलाते हैं। अब उसने शुरू कर दिया कि सभी फेक न्यूज चला रहे हैं। अब तो उन्होंने पॉलिटिकली स्टेटमेंट जी, बना, लेकिन एक लेकिन सवाल और योगेंद्र। करूंगी, इसके बाद हाँ, कार्यक्रम को खत्म करती हूँ कि कल सूत्रों के हवाले से जो चुनाव आयोग खबरें प्लान करा रहा था, ये हाँ, चुनाव आयोग का मैंडेट कब से हो गया? ये तो हम हमेशा देखते थे कि भाई कोई कंफ्यूजन होती थी तो चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कहता था। अब सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई लोगों के वोटर्स लिस्ट से नाम गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमें ये पता चला है कि उनकी नागरिकता पश्चिम बंगाल, सॉरी, बांग्लादेश और नेपाल और म्यांमार की है। ये खबरें प्लांट हो रही हैं, यस, प्रेस यस, कॉन्फ्रेंस से नहीं यस। बताया जा रहा। हाँ, ये इसमें 2 बातें हैं, छोटी-छोटी मैं 2 मिनट में 1 मिनट में बोलूँगा। एक तो ये है कि जो बीजेपी चाहती है कि लोगों में एक सेंटिमेंट बनाना है कि विदेश वाले आ गए हैं, अपने देश को खा जाएँगे, निगल जाएँगे, तो ये एक नैरेटिव, एक वृत्तांत बनाना था, नैरेटिव सृजना था। वो बीजेपी सृजने की बजाय निर्वाचन आयोग अपने तरीके से बता रहा है। दूसरा क्या है कि निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग शकुनी है। आपने महाभारत तो पढ़ा ही होगा ज़रूर, क्योंकि पत्रकार तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं। महाभारत में शकुनी वाला पासा जब खेलना है, तो दुर्योधन को जिताना है, पांडवों को हराना है, तो शकुनी पासा ही खेलेंगे ना। फिर शकुनी पासा वो किसी को बताएगा, किसी को नहीं बताएगा। सो निर्वाचन आयोग अब निष्पक्ष निर्वाचन आयोग नहीं है। मेरे को कहने में कोई झिझक नहीं है। जो इन्होंने करना, मेरा भी करना चाहे तो कर ले। लेकिन निर्वाचन आयोग को जो निष्पक्षता चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे पदों पे रहा हूँ, जहाँ हमने दिखाया है कि निष्पक्षता का मतलब ये है, हमारा बाप भी हमारे सामने आ जाए, अगर उसका कसूर है, हम बोलते हैं नहीं जी कसूर तो है इनका ही है।
ये बात हमें सिखाई गई है, ये हमारे देश की आजादी ने सिखाई है। सो निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है। निर्वाचन आयोग बिल्कुल एक पार्टी बन के काम कर रहा है और पार्टी से भी ऊपर हो गया। पार्टी बनना था कि पार्टी वालों को बोलता यार आप इसको खंडन करो। अब वो पार्टी बनने के बाद वो एक मीडिया का बन गया, मीडिया में भ्रम फैलाने का बन गया। तो इसलिए गुमराह करना जिसको बोलते हैं, केवल वो तरफदारी नहीं कर रहा, वो गुमराह भी कर रहा है लोगों को, लोगों को मिसलीड कर रहा है, लांछन लगा रहा है लोगों को भी। किसी को भी जो उसके बोलता है, जिस दिन जोगिंदर यादव ने इनके हक में, इनके पक्ष में आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में महाराष्ट्र के बारे में, उस दिन तो निर्वाचन आयोग बुलाया जोगिंदर यादव को कोर्ट कर रहा था। अब जोगिंदर यादव ने उसको उल्टी बात बोल दी, अब उसके केस बनाने को उसको फेक बोलता है। तो निर्वाचन आयोग ना तो निष्पक्ष है, ना ही वो जो है उसको लांछन लगाने का जो अधिकार नहीं है, वो जी। अधिकार तो नहीं है, ऐसा कर रहा है। ऐसे निर्वाचन आयोग से तो कभी ना कभी, मैं एक लाइन कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, इसके लिए तो जो निष्कासन प्रक्रिया है, वो अगर रूलिंग पार्टी तो लेके नहीं आएगी, चाहे भले ही वो पार्लियामेंट में गिर जाए, लेकिन वो लेके आनी चाहिए कि जिसको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि ये तो ये काम। चलिए, वो सब तो चीजें खैर अभी बहुत दूर है, लेकिन जो चीजें ग्राउंड पर इस समय बिहार में हो रही है वो ठीक नहीं है। और कई वोटर्स को लगता है कि उनकी नागरिकता छिन जाएगी, उनके वोटिंग के जो अधिकार है वो उनसे छीन लिए जाएंगे। और क्या इन चीजों पर रोक लग सकती है, कितना ऑथेंटिक है ये पूरा प्रोसेस, इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे बरकरार की जाए, हम कैसे इंश्योर करें कि जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनका जो मताधिकार है वो उनसे ना छीने, ये सुप्रीम कोर्ट को ही शायद सुनिश्चित करना पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसा निर्देश देकर। और इसीलिए अब सबकी ओर आंखें लगी होंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है 28 जुलाई को। लेकिन 25 जुलाई तक ये गहन संशोधन वाली जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर पाएगा ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, सो नाइस।